नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और ये वक्त है कश्मीर एक्सप्रेस का। रमजान के महीने में फौज की तरफ से मिलिटेंट के खिलाफ ऑपरेशन रोके जाने के बाद भी मिलिटेंट फौज को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगल को कश्मीर के बांदीपुरा में मिलिटेंटों ने एक बार फिर हिफाजती दस्तों को निशाना बनाया। बांदीपुरा के हाजीन में मिलिटेंटों ने फौज की पोस्ट और थाने पर हमला किया। रात 8:35 पर मिलिटेंटों ने अंडर बैरल लॉन्चर के जरिए ग्रेनेड हमला किया। ग्रेनेड फेंकने के बाद मिलिटेंट ने फायरिंग भी की है। फौज और पुलिस के जवानों ने मिलिटेंट को जवाब दिया तो वो फरार हो गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे इलाके को घेर लिया और मिलिटेंटों की तलाश की जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्दाना तंजीम लश्कर ने ली है। हिफाजती दस्तों ने पाकिस्तान की जानिब से मिलिटेंटों को हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल करने की एक और कोशिश नाकाम कर दी। माछील सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे 3 मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक कर दिया। मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी के अंदेशे के पेश नजर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और मिलिटेंटों ने एक दफा फिर आईईडी के जरिए हिफाजती दस्तों को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की है। सोपोर में मिलिटेंटों ने फौज की एक गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में गाड़ी के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है। सोपोर के एसएसपी जावेद इकबाल ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि हमले में किसी फौजी एहलकार के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। क्या रमजान में एक तरफा जंगबंदी का ऐलान बेमानी साबित हो रहा है? हुर्रियत इसे लाहासिल बता रही, जबकि वजीर आला समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौका चूकने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन रमजान शुरू होने से लेकर अब तक जो बात ज्यादा परेशान करने वाली है वो यह है कि इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में शिद्दत आई है और मकामी नौजवान बड़ी तादाद में मिलिटेंसी अख्तियार कर रहे हैं। ये उन नौजवानों की तस्वीरें हैं जो माह रमजान के दौरान मुख्तलिफ मिलिटेंट तंजीमों में शामिल हो चुके हैं। इनमें से अक्सर नौजवान मिलिटेंसी से सबसे ज्यादा मुतासिर जुनूबी कश्मीर के अजला से ताल्लुक रखते हैं। पहले इनके घरों से गायब होने की खबरें आती है और फिर बाद में सोशल मीडिया पर हाथों में बंदूक लिए हुए उनकी तस्वीर अपलोड होती है। जिसमें यह बताया जाता है कि वो अब फला मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता हो चुका है। गुज़िश्ता 3 साल से ये ट्रेंड जोर पकड़ता जा रहा है। रमजान में हिफाजती दस्तों ने ऑपरेशनल मुहिम पर एकतरफा पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इस दौरान मिलिटेंटों की जानिब से 28 हमले हो चुके हैं। गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान ही पुलिस और सीआरपीएफ गश्ती पार्टी पर 1 दर्जन से ज्यादा ग्रेनेड हमले हो चुके हैं। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स पर संगबारी भी की गई। साफ है कि अलहदगी पसंद, हुर्रियत और शिद्दत पसंदों को मरकज की एकतरफा जंगबंदी की पेशकश सख्ते दिल से कबूल नहीं। So basic thing is unless the until इसका कम्प्रहेंसिव प्लान नहीं है भाई व्हाट नेक्स्ट। पाकिस्तान, कश्मीरी और हिंदुस्तानी बैठे फिर इसका हल निकाले या राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के जरिए इसका फैसला हो कि भाई लोग अपनी मुस्तकबिल का फैसला जमहूरी तरीके से करें। वो जो भी फैसला करेंगे उसको कबूल कर लेंगे। इसलिए ये सारी चीजें जब साफ नहीं होगी तो कॉस्मेटिक चीजें निकलेंगी। साफ है कि अलहदगी पसंद, हुर्रियत और शिद्दत पसंदों ने मरकज की एकतरफा जंगबंदी की पेशकश को सदके दिल से कबूल ही नहीं किया। हुर्रियत लीडर इस कोशिश को कॉस्मेटिक कदम करार देते हैं। वजीर आला और दूसरी सियासी जमातों ने मिलकर एकतरफा जंगबंदी की अपील की थी।
यही वजह है कि मरकज से मंजूरी मिलने के बाद से ही वजीर आला मुसलसल हुर्रियत लीडरान को बातचीत की तरगीब दे रही हैं। उनका कहना है कि मरकजी हुकूमत ने जो मौका दिया है उसका फायदा उठाया जाना चाहिए। आपकी इज्जत है आज पूरा मुल्क, इस मुल्क का होम मिनिस्टर कहता है कि हम अपने कश्मीरियों को गले लगाना चाहते हैं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सामने आइए और बात कीजिए। आज हम कहते हैं दिल्ली में जाके बातचीत करो, आज हम कहते हैं सीज फायर करो, मगर अगर हम आज इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे तो हमारी वकालत काम कौन करेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि वादी की मौजूदा सूरत हाल को बिगाड़ने में पाकिस्तान का अहम रोल है। बीजेपी लीडर और नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे की रोकथाम के लिए सिविल सोसाइटी को भी आगे आना होगा। ये पूरी सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारी कुछ माताओं ने अपील की जिससे कारण से बच्चे वापस आए। ये भूल जाइए कि ये जो कश्मीर है को पाकिस्तान को मिलने वाला है। जो पाकिस्तान का कश्मीर है वो भारत में हम लेकर के आएंगे। हालांकि हिज़्ब इख्तिलाफ को हुकूमत की नीयत पर शक है। उसका कहना है कि सरकार का इरादा मसला हल करना कम, सियासी मफाद हासिल करना ज्यादा है। अगर सीज फायर हो तो नथिंग लाइक दैट, सीज फायर जैसी कोई चीज ही नहीं है। मगर सीज फायर बेसिकली है नहीं। बदकिस्मती ये बात है कि सीज फायर ग्राउंड पे है ही नहीं। बॉर्डर पे लोग मर रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं बॉर्डर पे, मिलिट्री मर रही है, वहां की मिलिट्री मर रही है, यहाँ की मिलिट्री मर रही है। और उसके बाद श्रीनगर में, कश्मीर में, हर एक प्रोविंस में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, मिलिटेंट्स को मारा जा रहा है, रिटेलिएशन में जो कुछ भी सब चीजें हो रही है। तो एक फुल फ्लेज जो कदम होना चाहिए सीज फायर का वो ग्राउंड पे नहीं है। सरकार सिर्फ इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करना चाहती है अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी फैलियर को छुपाने के लिए। गुज़िश्ता चंद सालों के बनिस्बत 2018 में ज्यादा नौजवान मिलिटेंट तंजीमों से वाबस्ता हुए हैं। गुज़िश्ता साल 131 नौजवान मिलिटेंसी में शामिल हुए थे, जिनमें से 80 को सिक्योरिटी फोर्स ने हलाक कर दिया। लेकिन 2018 के शुरुआती 5 माह में ही 77 मुकामी मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं, जबकि 80 से ज्यादा मिलिटेंसी ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस का भी मानना है कि सीज फायर को लेकर पीडीपी और बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। जी सलाम से बात करते हुए साबिक वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि मरकज और रियासत की गलत पॉलिसियों के सबब वादी और सरहद के हालात खराब हुए हैं। बॉर्डर में जो हैवी शेलिंग, सीज फायर वायलेशन 4 साल के अंदर केंद्र में बीजेपी की सरकार जो एनडीए की सरकार है और रियासत जम्मू कश्मीर में 3.5 साल होने जा रहे हैं बीजेपी पीडीपी की सरकार। इसमें ज़्यादा मैं रिस्पॉन्सिबल केंद्रीय सरकार को मानूंगा। उन्होंने तो जीरो टॉलरेंस पे बात की थी 2014 के इलेक्शन में। टेररिज्म और सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की चैलेंज जो जीरो टॉलरेंस होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा मोदी जी और उनकी टीम को और रियासत में बीजेपी पीडीपी के गठबंधन को, आपने जो बॉर्डर के लोगों का हाल बनाया है 4 वर्ष के अंदर, वो देख के रोने का मन करता है। इतना दुखी हो रहे हैं और इस तरीके से बॉर्डर के लोगों के साथ सीज फायर वायलेशन की वजह से इतनी सिविलियन की किलिंग हुई है, उनकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, उनके कैटल मारे गए हैं। और उसके बाद इस तरीके से सीज फायर वायलेशन होता है। आज डीजीएमओ के लेवल में फ्लैग मीटिंग होती है और रात को 1 घंटे के बाद लोग शांत हो जाते हैं मीडिया को देख के। आप पाकिस्तान शायद अपनी नीति को बदल चुका है और आज हम सेफर तरीके से घर बैठेंगे। हो सकता है 1 घंटे के बाद हैवी शेलिंग हो। लेकिन मनोहर लाल जी, यहाँ सवाल ये उठता है कि सरहदी इलाकों के लोगों का गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ भी है। उनका कहना है 5 मरले का प्लाट तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, वो तो दिया नहीं। तो अब आप बोलते हैं बीजेपी पीडीपी ने नहीं दिया, हालांकि उन्होंने बंकर के लिए पैसा सैंक्शन किया। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा कैसे कम करेंगे? देखो, अब ये बात माननी पड़ेगी कि कांग्रेस की हुकूमत तो नहीं है। 4 साल हो गए केंद्र में बीजेपी की हुकूमत है और रियासत में 3.5 साल हुए। अब ये कहेंगे कांग्रेस ने वो बात नहीं की तो हम नहीं करेंगे, और कांग्रेस के सब बातें ठीक होती तो आज ये हुकूमत में नहीं होते, हम होते।
जब मोदी जी का नाम कौन लेता, फिर आज भी हम उनकी तरह जवाब देते एक नंबर। लेकिन बात ये है कि ऑपोजिशन नहीं, मेरा सवाल ये है कि ऑपोजिशन का भी रोल निभाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस विफल साबित हुई है, क्योंकि कांग्रेस सड़कों पर नहीं आ पाई है, सड़कों पर रोड जाम नहीं किए हैं, मुजाहरे नहीं किए हैं, तो आप कैसे बात को हाईलाइट करेंगे? क्या यहाँ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे क्या? मैं दो बातें आपको कहूँगा। कांग्रेस पूरे देश में और प्रदेश में वाइब्रेंट है। हम बॉर्डर में भी जा रहे हैं, यानी हमने 4 दिन पहले केंद्रीय सरकार के पुतले फूके मोदी जी के और पाकिस्तान का बॉर्डर पे, बिल्कुल बॉर्डर में, उधर से पैशाली हो रही है और हम नहीं सरकार के पुतले फूकने से आपको लगता है कि पाकिस्तान मान जाएगा, वो खुश हो जाएगा, या लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? मेरी बात सुनिए, आप अपोजिशन का रोल है कि बात को हाईलाइट कर। और कौन सा रास्ता है? हम गन लेके जाएंगे? आप क्या चाहते हैं, गन लेके जाए? हमारे पास अपोजिशन के पास बोलने का अधिकार है। सरकार को कहेंगे, सरकार को कंपेल करेंगे कि रोष है लोगों की, जो बात है सरकार तक पहुंचाने का माध्यम जो है एजिटेशन करे पीसफुल तरीके से। कांग्रेस देश की सबसे प्राचीन पार्टी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता डिसिप्लिन सोल्जर है, लोकतंत्र की मर्यादा को पालन करते हुए सरकार को कोऑपरेट भी करता है। इस नीति में हम आप यकीन दहानी दिलाएंगे कि क्या आप इसके बाद आप सड़कों पे उतरेंगे और बीजेपी को एक्सपोज करेंगे? देखो, हम पूरा एक्सपोज कर रहे हैं। जे भी आज का क्या है, बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं। कल हमारे यूथ कांग्रेस ने धरना मुजाहरा किया, परसों हम रोड में थे, हर रोज हमारा कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस वाइब्रेंट है, ये बात नहीं। हम इनको पत्थर मारें वो हम नहीं करेंगे, किसी मंत्री को पत्थर मारें कभी नहीं करेंगे। हम मंत्री और कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा कर, ये काम बीजेपी वाले कर सकते हैं, मगर एक बात है, विरोध करेंगे। 5 मरले की बात हमने की, कांग्रेस ने शुरू किया था, खोड़ शंभ के लोगों को हमने दिया, सिर्फ 5 मरले का प्लाट नहीं दिया, मकान भी। और बाकी एरिया के लिए माननीय गुलाम नबी आजाद साहब की गवर्नमेंट के टाइम ऑर्डर किया गया वे लैंड आइडेंटिफाई डिवकम और डीसीस को, कश्मीर और जम्मू के दोनों बॉर्डर के अर्जानी जितना भी एरिया है उनको दिया जाए, और लैंड आइडेंटिफाई हो गई थी। उसके बाद इनकी हुकूमत आई है, आज उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। 2006 में जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल मामले में आज चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। साबिक डीएसपी मोहम्मद अशरफ मीर और साबिक बीएसएफ के डीआईजी केपी पाड़ी समेत 5 कसूरवारों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ साथ कोर्ट ने कसूरवारों पर जुर्माना भी लगाया है। दीगर 3 कसूरवार शब्बीर अहमद लावे, शब्बीर अहमद लंगू भी है। और जम्मू कश्मीर रवाना होने से पहले गृह मंत्री यानी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। आईबी चीफ समेत वजारत दाखिला के कई सीनियर अफसरान इसमें शामिल होंगे। कल से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे वजीर दाखिला। रमजान के सीजफायर की खासतौर से समीक्षा करेंगे। अमरनाथ यात्रा की हिफाजत की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। तो राजनाथ सिंह का कल से 2 दिनी जम्मू कश्मीर दौरा, और इससे पहले उन्होंने एक अहम बैठक बुलाई है आईबी चीफ समेत तमाम सीनियर अफसरान की, जिनसे बातचीत होगी खासतौर से रमजान के सीज फायर को लेकर के। इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा क्या कुछ आगे की हिकमत अमली है उस पर भी बात की जाएगी वजीर दाखिला के जरिए। तो जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर है। अमरनाथ यात्रा आगे शुरू होने जा रही है, इसकी जो हिफाजती तैयारियां हैं, जो इंतजामात हैं, उसका भी जायजा लेंगे, उस पर भी बात करेंगे वजीर दाखिला। और इस वक्त हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी, वजीर दाखिला के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए इमरान, मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह का कश्मीर दौरा जो है वो 7 को रहेगा और 8 को जम्मू में वो रहेंगे, जबकि इस बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, तमाम मेन स्ट्रीम पार्टियां जो है वो कयास आराया लगाए हुए हैं कि क्या मरकजी वजीर दाखिला का आज का जो दौरा होगा उसमें सीज फायर का जो 1 महीने का डेडलाइन था, क्या वो मुकम्मल होने के बाद फराग दिलाना इमदाद और खैर सगाली जज्बे के तहत क्या मरकजी वजीर दाखिला इस सीज फायर वायलेशन जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है उस पर बात करेंगे, और पाकिस्तान को क्या यहां से मैसेज जाएगा जम्मू कश्मीर की सरजमीन से। सबसे पहले मरकजी वजीर दाखिला ठीक 11 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद वो सीधे रियासत के मुख्तलिफ जमातों के साथ मीटिंग करेंगे, जिसके बाद जो सिक्योरिटी अफसरान की मीटिंग होगी उनके साथ तबादला ख्याल करेंगे और वादी की मौजूदा सूरत हाल, खासकर लगातार 20 से 21 जगहों पर ग्रेनेड हमले हुए,
कुल मिलाकर देखा जाएगा कि सीज फायर का एकतरफा का जो ऑफर मरकजी सरकार और रियासत सरकार ने एक बेड़ा उठाया था, उसका कितना असर जो है ग्राउंड पे देखने को मिला। उसके बाद ये तमाम चीजें कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी। क्या दिफाई जराए इसमें मौजूद रहेंगे, फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर अफसरान मौजूद रहेंगे, उनसे ये राय तलब की जाएगी कि उनकी आराएं नवाजी जाएंगी, क्या इस सीज फायर को यहीं पे रोक दिया जाए या कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद रियासती गवर्नर नरेंद्र नाथ मोहरा से भी जम्मू कश्मीर की ताजा तरीन सूरत हाल पे मुलाकात होगी और इसके साथ साथ रियासती वजीर आला महबूबा मुफ्ती से भी तफसील के साथ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पे बातचीत होगी। उसके बाद ठीक 3:30 बजे श्रीनगर में SKICC में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, जहां पर मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ज़राए इब्लाग से मुखातिब होंगे और ज़राए इब्लाग की तरफ से आने वाली सूरत हाल पर मुख्तलिफ सवालात का जवाब भी देंगे। उसके बाद 8 तारीख को मरकजी वजीर दाखिला वापस जम्मू से होता हुआ दिल्ली जाएंगे और जम्मू में भी इसी तरह की मीटिंग का इनेकाद होगा। लेकिन इमरान, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि कड़े सिक्योरिटी इंतजाम का के बीचों बीच आज भी हमने देखा कि शहर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और मुतअद्दिद मकामात पर पुलिस बारीकबीनी के साथ चेकिंग कर रही थी और गाड़ियों से न सिर्फ शनाख्ती कार्ड। जी शुक्रिया से तजम्मुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। श्रीनगर से तो कल से 2 दिनी दौरा वजीर दाखिला राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का। इधर शहरी तरक्यात के वजीर सतीश शर्मा ने कहा जम्मू कश्मीर के कि वजीर दाखिला के दौरे को अमन बहाली की कोशिश में तेजी लाने से जोड़कर देखा जाए। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला का मौजूदा दौरा कई लिहाज से काफी अहम साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सत शर्मा जी। पहला सवाल होगा कि शहर श्रीनगर में आज से नव चूंकि मास्टर प्लान भी है और फ्लाईओवर वगैरह भी चल रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में देखें कि और भी तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़्यादा समय मुझे मंत्री बने हुए नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब से मैं मंत्री बना हूँ मेरी कोशिश है। आज हम लोग डल झील के पूरे दौरे पर गए थे, लगभग चारों एरियाज राइट फ्रॉम नेहरू पार्क और पीछे नगीन लेक तक मैंने कवर किया है। लगभग 3 घंटे का सफ़र मैंने आज डल झील में पहली बार किया है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कमियां कुछ रही हैं पीछे लगभग जो 70 वर्ष के अंतराल में, उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न हम लोग करेंगे। एक स्वच्छ भारत की कल्पना, उसी के माध्यम से मैं देख रहा था कि हमारे STP प्लांट्स भी जगह जगह पर लाउडा के माध्यम से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के माध्यम से, और जो डेवलपमेंट में कहीं कमी आई है हम उस डेवलपमेंट को पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ के विधायकगण भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरे जितने भी ऑफिशियल्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के, मेरे फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, उनकी पूरी टीम भी इसको देख रही है। और जो एक स्मार्ट सिटी का सपना दोनों हमारे इस प्रदेश के दोनों खित्तों को जो मिला है, चाहे वो जम्मू है चाहे वो श्रीनगर है, यहाँ पर स्मार्ट सिटी की तरफ हम लोग जो है एक नया वातावरण बनाएंगे। अमृत की स्कीम्स जिनको लेकर आगे ऑलरेडी, और ख़ास तौर पे मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर में जो ट्रैफिक कंजेशंस थी, आज कहीं कुछ एक हिस्से जो हैं फ्लाईओवर्स के खुलने के बाद उसमें कमी आई है। आगामी आने वाले समय में भी मुझे लगता है ऐसा एक अच्छा वातावरण बनेगा, क्योंकि कुछ एक ऐसे एरियाज़ में भी जो डीप सिटी से बिल्कुल बाहर हैं, वहाँ पर भी जो डेवलपमेंट है हम लोग उसमें लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरी यहाँ के जितने गण्यमान्य नागरिकगण, ख़ास तौर पर नूर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आज मेरे साथ हैं, प्यारे बच्चे हैं, मेरी इन सब से ताकीद है, मेरी इन सब से गुजारिश है कि आगे पीछे का वातावरण स्वच्छ रखने में ये प्रशासन की मदद करें, ताकि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है 2019 तक एक स्वच्छ भारत देने का, स्वच्छता स्वस्थता निर्माण करती है और स्वस्थता जो है वो समृद्धि लाती है। और मेरा मानना है कि मेरा प्रदेश समृद्ध बने, मेरा देश समृद्ध बने, ताकि पूरा वातावरण जो है अच्छा बने। सत शर्मा जी, वहीं होम मिनिस्टर का टूर 7 को होगा, तो क्या उम्मीदें हैं कि जो कुछ इस वक्त सरहद से इस तरफ है उसको एड्रेस किया जा सकता है? डेफिनेटली, और ख़ास तौर पे ऐसे समय में राजनाथ जी का टूर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट विषय है। 7 और 8 तारीख का जो श्रीनगर में भी और जम्मू में भी, इंटीरियर में भी वो जाएंगे, वहाँ के लोगों से भी मिलेंगे, यहाँ भी लोगों से मिलेंगे, और यहाँ के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, और ख़ास तौर पर
सुरक्षा को लेकर उनकी प्रमुखता रूप से जो बैठकें भी होंगी, मुझे लगता है डेफिनेटली। इस वक्त आप शहर श्रीनगर के हाट में मौजूद हैं, आलूची बाग में हैं, बड़ी लोगों की संख्या आसपास में मौजूद है। तो क्या आप चाहते हैं कि सीज फायर का जो दायरा था वो बढ़ना चाहिए, जिस माहौल में आपने लोगों को? ऐसा है कि केंद्र इस विषय पर सीधे तौर पर नजर रखे हुए है और जो भी ठीक होगा परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए वैसा केंद्र। और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी इंचार्ज डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमन कायम करने के लिए हुर्रियत समेत सभी को मिलजुल कर हर कोशिश करनी होगी। डॉक्टर साहब, 4 साल में आपने जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को कहां देखा, कितनी डेवलपमेंट हुई जहां तक विकास के बाद पॉलिटिक्स की बात करें? जम्मू कश्मीर में हमारी जो सरकार अलायंस सरकार बनी है उसका जो मेन मुद्दा था वो डेवलपमेंट है। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट एंड पीस जम्मू एंड कश्मीर में। डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें तो हमने 2 स्मार्ट सिटीज़ ली हैं, कश्मीर और जम्मू, उसमें काम शुरू हुआ है। आप देखेंगे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने टनल का वहाँ स्टोन रखा। हाँ, ऐसे बिजली के प्रोजेक्ट्स कहीं आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह कई रोड्स के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े। एजुकेशन सेक्टर में देखें, यहाँ 2 एम्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, IIT हैं, हर सेक्टर में डेवलपमेंट की तरफ आगे हम बढ़ रहे हैं। और 80,000 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर जी ने पैकेज दिया था, उसके बाद और पैसे आ रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है और उस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। तो कितना सहयोगी आपका पार्टनर जो है साथ साथ चला, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज कह रहे थे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर 4 साल का हम कहें कि PDP और BJP कितना इकट्ठे कई मुद्दों पर साथ लेकर? हम सब मुद्दों पे साथ हैं, हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है, उसी एजेंडा ऑफ अलायंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमारी कोलिशन गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट चल रही है। 2 ही उसके मेन मकसद हैं, जम्मू कश्मीर में शांति आए और जम्मू कश्मीर एक डेवलप स्टेट बने। शांति में थोड़ी सी रुकावट आई कि बीजेपी का स्टैंड था आर्मी के तर्ज पर के ऑपरेशन ऑल आउट को कंटिन्यू किया जाए। खैर उसके बाद PM ने बड़ा ऐलान किया और रियासती वज़ीर आला की जो बात थी उसको ज़िंदगी में एक ऐसा फैसला लिया जिससे काफ़ी लोग खुश भी हैं। आप चाहते हैं कि ईद के बाद भी ये जो सीज़ फायर का माहौल जो है ये बना रहे ताकि जो नौजवान हमारा है वो हालात का शिकार न हो जाए? ऐसा है कि सीज़ फायर का माहौल हम सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे। उसमें यहाँ के समाज को एक रोल प्ले करना पड़ेगा, जहाँ के सिविल सोसाइटी को, जहाँ के मीडिया को, जहाँ के एजुकेशनिस्ट को, जहाँ के बच्चों के माता पिता को ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि वो बच्चे उनके गलत रास्ते पे न जाएं और यहाँ परमानेंट पीस बना रहे और परमानेंट यहाँ सीज फायर रहे। एक आखिरी सवाल होगा कि होम मिनिस्टर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आप भी आज पार्टी वर्करान से मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कि होम मिनिस्टर का जो टूर है, जब हमने देखा कि मिलिट्री लेवल पर इसको देखा जाता है कि एक सीज फायर और बाकी बॉर्डर पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कितना पूरी उम्मीद हो कि वापस होम मिनिस्टर जा सके? मुझे लगता है कि जो बॉर्डर पे हालात हैं, पाकिस्तान लगातार वहाँ अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहा है, जम्मू में और कश्मीर में भी, जो जितना भी बॉर्डर एरिया लगता है उसमें पीछे कुछ दिन पहले लगा था कि भाई 2 या 3 की जो स्थिति आ रही है कि बॉर्डर में सीज फायर रहेगा। उसके बाद भी पाकिस्तान ने सम सेक्टर में अनप्रोवोक्ड फायरिंग की, उसमें 2 BSF के जवान शहीद हुए, सिविलियन भी उसमें इंजर्ड हुए। पर पीस और वार दोनों साथ साथ नहीं जा सकते। लेकिन फिर हुर्रियत को इन्विटेशन कैसे जाता है? हुर्रियत को भी इन्विटेशन जाता है, पाकिस्तान को भी इन्विटेशन जाता है। कुछ लीडरान बाइसेक्ट हो गए हैं, कुछ लोग कहते हैं टेरर और टॉक्स कांट गो टुगेदर, कुछ लोग कहते हैं नहीं, बड़ा दिल है, बड़ा मुल्क है, चलना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं हुर्रियत और पाकिस्तान को डायलॉग में लाना? ऐसा कि वे पाकिस्तान को हमारी सेना अपने हिसाब से जवाब दे रही है। नहीं, डायलॉग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। के लिए पाकिस्तान को जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तब भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ उनकी शपथ। डू यू फील कि टाइम है कि आप पाकिस्तान और हुर्रियत से बातचीत की जाए? ये बाल पाकिस्तान के गोल में है, पाकिस्तान को वहाँ शांति लानी चाहिए, बॉर्डर पे पीस रहना चाहिए। हुर्रियत को कश्मीर में पीस के लिए, कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए आगे आना चाहिए, बातचीत करनी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। सीमेंट के बने मकान अब मिलिटेंटों के लिए महफूज मकाम नहीं रह जाएंगे। सीआरपीएफ ने अटैक और सेल्फ डिफेंस का एक ऐसा निजाम तैयार किया जिसमें 2-3 मंजिला मकान में छिपे मिलिटेंट को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। वहीं मिलिटेंटों के हमले से
वो खुद को महफूज रख सकेंगे। एनकाउंटर के दौरान सीआरपीएफ अब नए इंटरवेंशन व्हीकल की मदद लेगा। इसमें बुलेट प्रूफ शीशे लगे होंगे और ये गाड़ी मेक इन इंडिया के तहत बनी है। अभी ये व्हीकल तजुर्बाती मराहिल में है। सीआरपीएफ के डीजी राजीव भटनागर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि घरों में 10 से 12 फीट अंदर मौजूद अपने हदफ पर निशाना लगा सकते हैं। वाज़ेह हो कि कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ ज्यादातर ऑपरेशन में सीआरपीएफ का ज्यादा इस्तेमाल होता है। संगबारी और मुजाहरों के दौरान भी सीआरपीएफ का ही मकामी नौजवानों और शहरियों से साबका पड़ता है। कश्मीर में रमजान के दौरान भी हिंसा देखने को मिल रही है। लगातार पत्थरबाजी भी हो रही है, वहीं आतंकी ग्रेनेड भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सीआरपीएफ के डीजी आर भटनागर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, हम लगातार विजुअल्स देख रहे हैं कश्मीर में जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान को टारगेट किया जा रहा है, पत्थरबाजी हो रही है। क्या सिचुएशन आप देखते हैं कश्मीर में इस वक्त? कश्मीर में जैसा आप देख रहे हैं कि घाटी में कानून व्यवस्था की समस्या हमेशा रहती है, पत्थरबाजी भी होती है, ग्रेनेड अटैक हैं, यूबीजीएल अटैक हैं, हमारे कैंप्स पर, हमारी पार्टीज़ पे, पेट्रोल पार्टीज़ पे, नाकों पर होते रहते हैं। तो उसी श्रृंखला में जो आप देख रहे हैं ये हो रहा है और आपने जैसा देखा कि इसमें हमारा बचाव अच्छा है और जो है हम लोग अभी तक कोई विशेष क्षति नहीं हुई है। हम देख रहे हैं सर, सीआरपीएफ के जवान काफ़ी अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे हैं ताकि उनकी तरफ से कश्मीर के यूथ को ना किसी तरीके जान माल ना जाए, लेकिन पत्थरबाज लगातार उन्हें उकसा रहे हैं और ऐसे भी इनपुट आ रहे हैं कि आतंकी भी घुसपैठ बड़ी संख्या में करना चाह रहे हैं कश्मीर में। तो क्या आपको एक बड़ी साजिश देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में हिंसा को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए? देखिए, जहाँ तक पत्थरबाजी का प्रश्न है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, तो हमने उसमें काफ़ी इक्विपमेंट में इजाफा किया है और हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग में JNK पुलिस के साथ मिलकर अच्छा जो है उसमें SOPs बनाई हैं जिससे कि हम लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर है पत्थरबाजी की समस्या, लेकिन उसको कारगर रूप से जो है हमारे फोर्सेस जो हैं उसको कर रहे हैं। सर, अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, गृह मंत्री भी जा रहे हैं, राजनाथ सिंह जी 7-8 का उनका 2 दिन का दौरा है। उनके दौरे के दौरान किस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट आप देख रहे हैं और अमरनाथ यात्रा जिसपे पूरे देश भर के लोग जाएंगे यात्रा के लिए, वो कितना बड़ा कंसर्न है आपके लिए? देखिए, अमरनाथ यात्रा के बारे में सभी एजेंसीज ने मिल के सिक्योरिटी प्लान बनाया है और सभी से अच्छे तालमेल से जो है वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी का पायलट बेसिस पे इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि व्हीकल्स की टैगिंग के लिए RIFT का इस्तेमाल एज अ पायलट प्रोजेक्ट इस वर्ष करने का प्रयास है और सभी एजेंसीज के साथ मिलके सुदृढ़ व्यवस्था की जा रही है। साथ में जो प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, श्राइन बोर्ड के साथ जो यात्री आते हैं और उनकी जो व्हीकल्स हैं, ड्राइवर्स हैं, तो सभी पहलुओं पर JNK पुलिस के साथ मिलके काम किया जा रहा है। सर, आप थोड़ा रेडियो टैग के बारे में बता रहे थे, थोड़ा उसके बारे में और डिटेल बता दीजिए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो भी बसें हैं, जो कानवाई होगा, हर बस पे टैग लगेगा जिससे हमारे फोर्सेस जान सकें कि किस गाड़ी की कहाँ लोकेशन है? ये एक अभी पायलट है तो सब पे हम नहीं लगा पाएंगे, लेकिन इस वर्ष हम लोग इस टेक्नोलॉजी को ट्राई कर रहे हैं सब पायलट के रूप में और अगर ये सक्सेसफुली यूज़ हो जाती है तो फिर अगले वर्ष से इसका जो है विस्तार से उपयोग किया जाएगा। सर, सीआरपीएफ की एक नई व्हीकल के विजुअल्स आए हुए हैं जिसमें खास तरीके का इंटरवेंशन व्हीकल सीआरपीएफ ने इस्तेमाल करने का प्लान बनाया हुआ है। उस व्हीकल के बारे में थोड़ा बता सकेंगे? देखिए, नई टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते रहते हैं, जो भी चीज़ें नई उपलब्ध होती हैं वो हम अपनी QATs के लिए और वहाँ पर जो हमारी फोर्सेस काम करती हैं उनके लिए करते रहते हैं। एक इंटरवेंशन व्हीकल हम लोगों ने यहाँ लोकल कोलैबोरेशन से मेक इन इंडिया एफर्ट में एक हम लोगों ने प्रोटोटाइप अभी उसका बनाया है और अभी उसके ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। थैंक यू सर। दूसरी जानिब पाकिस्तान मिलिटेंटों को वादी में दाखिल कराने की मुसलसल कोशिश करता आ रहा है। सीज फायर की खिलाफ वर्जी इसी हिकमत अमली का नतीजा है, लेकिन फौज की मुस्तैदी के सबब उसे हर दफा मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान अब नई चाल चल रहा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज दरअंदाजी के लिए हीट रेजिडेंट ड्रेस तो रडार की जद में आने वाले स्टिल्थ मटेरियल की खरीदारी कर रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक स्टिल्थ मटेरियल में माइक्रोवेव सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है और यह ऐसा डिवाइस है जिसकी निशानदेही हसास और पावरफुल रडार भी नहीं कर पाता है। माना जा रहा है कि BSF के थर्मल इमेजिंग आले को चकमा देने के लिए पाकिस्तानी फौज ने मिलिटेंटों को खास तर्ज की ड्रेस फराहम कराई है। इस बात का इंकशाफ गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी रेंजर्स के हमले के दौरान हुआ और इस हमले के दौरान कई चीजें नाइट विजन डिवाइस में कैद नहीं हो पाई थी। खुफिया इदारों को शक है कि पाक फौज ने रेंजर्स और मिलिटेंटों को यह ड्रेस मुहैया करा दी है और इसी तरह स्टिल्थ
मटेरियल बड़ी आसानी से रडार को चकमा दे सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी रूस, चीन और इटली जैसे ममालिक के ही पास है। सीआरपीएफ कांस्टेबल किशोर कुमार को टक्कर मारने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोर को I-10 गाड़ी पर सवार ड्राइवर ने टक्कर मारी थी। हादसा जम्मू के झज्जर कोटली पुलिस स्टेशन के हलके में पेश आया। और जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की जानिब से कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का इनेकाद स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के तहत किया गया। वर्कशॉप का इफ्तिताह करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर खालिद जहांगीर ने कहा कि वर्कशॉप के जरिए रवायती सनत को जिंदा रखने वाले कारीगरों को मुतहरिक करना है। डीडीसी ने कहा कि कॉटेज और हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री में रोजगार के बड़े मौके हैं, जिसका फायदा उठा करके नौजवान रोजगार हासिल कर सकते हैं। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की मेंबर मुसर्रत कार ने कहा कि रवायती सनत में औरतों का अहम किरदार होता है। वर्कशॉप में बड़ी तादाद में औरतों की शमूलियत पर उन्होंने खुशी जाहिर की। शहरी तरक्यात के वजीर सत शर्मा ने माता खीर भवानी मेले के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया। मिनी सेक्रेटरीट में मुनक्किद जायजा मीटिंग में डीडीसी और एसएसपी के अलावा फाइनेंशियल कमिश्नर, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह और एमएलसी जीएल रैना भी मौजूद थे। 20 मई को लगने वाले इस मेले में अंदरूनी और बैरूनी रियासतों से हजारों अकीदतमंद माता खीर भवानी के दर्शन करने आते हैं। मीटिंग के दौरान सत शर्मा ने मेले के दौरान हिफाजती इंतजामात के साथ ही पानी, बिजली और क़याम को लेकर के जिला इंतजामिया से जानकारी हासिल की। वहीं कुपवाड़ा में एडीसी ने माता खीर भवानी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित इसे बड़े अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। हर साल 20 मई को माता खीर भवानी के मेले का इनेकाद होता है। कुपवाड़ा जिले में इसका मेला टिक्कर में मुनक्किद होता है। 1984 के फिरकाराना फसाद के दौरान हलाक किए गए सिखों की याद में त्राल के अरिगाम में एक ताज़ियती इजलास का एहतमाम किया गया। वाज़ेह हो कि साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की मौत के बाद पूरे मुल्क में फिरकाराना फसाद फूट पड़ा था। इस मायने में जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी रियासत थी जो इससे पाक रही। अजीज और अकरबा की याद में गुरुद्वारा सिंह सभा ने सभी की जगह कीर्तन और अखंड पाठ किया। भदरवा में वजारत दिफा की जानिब से आइंदा 9 जून को से तिब्बी कैंप का एहतमाम किया जाने वाला है। 2 रोजा तिब्बी कैंप में मुख्तलिफ अमराज के मरीजों की जांच और तख्शीस की जाएगी। 2 रोजा कैंप का इफ्तिताह डांडी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरकजी ममलकती वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जरिए किया जाएगा। कैंप में हड्डी, दांत, बच्चों, औरतों और आंख और कान के माहिर डॉक्टर मरीजों की तशखीस और इलाज करेंगे। कैंप की तैयारी आखिरी मरहले में है। कैंप के दौरान 5000 मरीजों को देखे जाने का इम्कान है। तो वो गंदोज से, इवन मैं तो कहूँगा किश्तवाड़ से और रामबन से भी जो है, रामबन डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पे लोग आ सकते हैं। हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट तो वहीं हैं, किश्तवाड़ और रामबन डिस्ट्रिक्ट के भी आए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये सैटरडे को, ये 9 तारीख को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक और संडे को भी ये सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक, जब तक भी वो पेशेंट्स रहेंगे तब तक ये चलेगा। शरपसंद अनासिर रियासत के फरकाराना माहौल को खराब करने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन अमन पसंद और इत्तेहाद और भाईचारे की बात करने वाले लोग हमेशा इन अनासिर पर भारी पड़ते हैं। बाहमी मोहब्बत को फरोग देने के हवाले से मदर हेल्पेज नाम की एक तंजीम दिल और जान से जुटी हुई है। तंजीम के ज्यादातर मेंबरान मुस्लिम हैं और गैर सरकारी तंजीम जरूरतमंद लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है। मदर हेल्थ एज की स्कीम ने जम्मू के पुरक माइग्रेंट कैंप में रहने वाले मुहाजिरीन से मुलाकात की और उनके दुख दर्द को समझा। इस मौके पर एनजीओ की जानिब से कैंप में रहने वाले लोगों के लिए उनकी मदद के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले अकीदतमंदों को इस दफा दोहरा फायदा हो रहा है। देवी की ज़ियारत के साथ साथ उन्हें मैदानी इलाकों की गर्मी से निजात मिल रही है। श्राइन बोर्ड की जानिब से भी अकीदतमंदों के आराम और आसाइश के पेश नजर सभी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शिमला में पानी की किल्लत के सबब इस वक्त कटरा में सयाहों और अकीदतमंदों की भारी भीड़ जमा है। वहीं यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान गुज़िश्ता बरस ही की बनिस्बत ज्यादा अकीदतमंदों के आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। देखिए जी, संख्या की अगर हम बात करें तो 2017 की संख्या पिछले 5 साल की संख्या से सबसे ज्यादा थी और इस साल भी अगर हम करंट आज की मैं बात करूं तो पिछले साल के हिसाब से आज संख्या ज्यादा चल रही है
और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जैसे कि अमरनाथ यात्रा पे जो लोग आएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी वैष्णो माँ के दर्शन के लिए जरूर आएंगे। और लेकिन उन सभी श्रद्धालुओं को बेस्ट फैसिलिटीज हम किस तरह से दे सकते हैं, उसके लिए श्राइन बोर्ड दिन ब दिन जैसा भी हमारी डायरेक्शंस आती हैं और जो भी उनका फीडबैक यात्रियों का आता है उसके बेसिस पे हम काम करते रहेंगे। देखिए, ये यहाँ पे ना दो किस्म का वो आता है, यहाँ पे श्रद्धालु भी है और टूरिस्ट भी है। कटरा के आसपास जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं, जिसमें आप पत्नीटॉप लगा लीजिए, शिवखोड़ी लगा लीजिए, और कटरा के आगे पीछे बड़ा अच्छी लोकेशंस हैं जहाँ पे यात्री दो वो लेके आम के आम गुठलियों के दाम वैष्णो देवी का आशीर्वाद भी लेके जाएंगे और टूरिस्ट प्लेसेस पे भी दर्शन करके जाएंगे। एक तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है, मगर माता जी के आशीर्वाद से हम लोग पहुंच जाएंगे। व्यवस्था अच्छी है, सारा चीज बहुत बढ़िया है और माता जी के आशीर्वाद से हम लोग वहाँ। हम अपने बच्चों की छुट्टियों के लिए आए हैं, माता के दर्शन के लिए, और एंजॉय करेंगे। ऊपर जाकर माता के दर्शन करेंगे और अपने बड़ों के साथ भी आए हैं, हमारी फैमिली पूरी आई है एंजॉय करने। माता जय माता दी। यहाँ पे काफी ठंडी है सुना है, और फिर हम लोग का प्लान भी था काफी घूमने वगैरह का, तो हमने डिसाइड किया कि फैमिली के साथ जाते हैं, अच्छा रहेगा, माता जी के दर्शन कर लेंगे और मतलब मन खुश हो जाता है अपना, अगर दर्शन कर लो, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो बस इसीलिए। उधर अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी जोरों पर हैं। कठुआ के डीडीसी रोहित खजूरिया ने आला सतह मीटिंग तलब करके तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में एसपी, एडीसी, तहसीलदार समेत मुख्तलिफ महकमे के सीनियर अफसरान शामिल हुए। मीटिंग के दौरान डीडीसी ने तमाम तैयारियों को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत दी। खासतौर पर इस्तकबालिया कयाम और शाहराहों की हिफाजत को लेकर के चर्चा की गई। एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुकेंगे, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जी सलाम। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। किश्तवाड़ जिले के भंडरा कुंडवारा में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में असातिज़ा की कमी को लेकर तलबा ने महकमा तालीम के खिलाफ एहतजाज किया। नाराज तलबा ने बटोट, डोडा, किश्तवाड़ कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। स्कूल में देही इलाकों के सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल करते हैं, लेकिन इनको पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 उस्ताद हैं। तलबा का कहना है कि 3 असातिज़ा की जगह खाली है, लेकिन महकमा इनकी तकर्रूरी नहीं कर रहा है। तलबा के एहतजाज की खबर सुनकर चीफ एजुकेशन ऑफिसर मौके पर पहुंचे और तलबा से बातचीत करके उनके मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी कराई। मौके पर ही उन्होंने आर्जी तौर पर 2 असातिज़ा की तकर्रूरी की हिदायत दी। यकीन दहानी के बाद तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया और अपनी क्लासों में लौट आए। पहले सोमवार को फिर तहसीलदार साहब ने बोला हमें कि सोमवार तक आ जाएंगे टीचर। उसके बाद वो बोलने लगे टीचर नहीं आएंगे, मैं ऊपर ही आऊँगा स्कूल। ना वो स्कूल में आए ना इधर आ रहे। सेंट पॉल स्कूल के तलबा में स्कूल में शरपसंद अनासर की बढ़ती मुदाखलत और तोड़फोड़ किए जाने के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। तलबा का इल्जाम है कि मकान मालिक इमारत खाली कराने के लिए गुंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तलबा ने जमीन मालिक इफ्तिखार जिलानी के खिलाफ FIR दर्ज कराने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि इफ्तिखार जिलानी ने स्कूल को जमीन लीज पर दे रखी है और इस वक्त अदालत में ये जेर समाअत है। क्यों हमको जस्टिस क्यों नहीं मिल रही? हमारी डील नहीं, खाली टीचर्स के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स की डील है, ये पब्लिक की डील है। क्यों नहीं हो रहा है जस्टिस हमारे साथ? ग्रेस मैम आपसे बोलते हैं ग्रेस मैम का वो क्या करेगी? इनको वो नहीं था, आपसे कोर्ट में ही थी। हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है, बस इसलिए जस्टिस मांग रहे हैं और कुछ नहीं। मेरे 2 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये एक बिजनेस नहीं है, ये ग्रेस मैम के लिए एक घर है। ये एक घर को तोड़ने वाली बात है। एक औरत समझ सकती है कि घर को तोड़ने वाली बात क्या होती है। इनके लिए बिजनेस है, जलाली साहब के लिए बिजनेस है। ये स्कूल तोड़ के होटल बनाना चाहते हैं। इधर जम्मू के पनामा चौक की सड़क की मरम्मत से होने से मकामी लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता 4-5 माह से सड़क खराब है, लेकिन PWD महकमे के एहलकार सिर्फ मिट्टी डालकर ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि शहर का ये अहम तरीन इलाका बड़े बड़े सरकारी ऑफिस पनामा चौक के इर्द गिर्द ही है। बावजूद इसके रोड नहीं बन पा रही है और ये हैरानी की बात है। हमारी तो यही गुजारिश है सरकार से, वैसे बोल बोल के तो हम थके,
आज तक इसका कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ले आते हैं पैसे लूट के खा जाते हैं। पीडब्ल्यूडी का ये रोड है, पीडब्ल्यूडी ने आज तक इस रोड को नहीं बढ़ा सका। छोटे बच्चे आ जा नहीं सकते, ये इधर रेल हेड कम्प्लेक्स है, यहाँ जाना होता है तो यहाँ कुछ नहीं होता है। एक्साइज का डिपार्टमेंट यहाँ रहता है, ये भी नहीं कुछ बोलते, इनके लिए भी जाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। ये इस साइड से बैंक पड़ता है, इधर JK बैंक का अपना एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का ऑफिस है, JDA का ऑफिस है, पर यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि सब मिली भागता गवर्नमेंट खा जाती है। 24 आवर रोड चलती है, CBI ऑफिस का ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, ये 24 आवर सड़क चलती है। यहाँ पर हैवी व्हीकल्स भी चलती हैं और इसको अच्छी तरह बना के जाना। मैं आधे घंटे के बाद वापस आया, ना यहाँ लुक थी, ना यहाँ ड्रम थे, ना यहाँ लेबर थी, ना वो अफसर थे। वो यार 25 दिन हो गया, जो ना जाने वो लोग लेबर लुक शुक लेके कहाँ भाग गए। तकलीफ यही है जी, आना जाना, यहाँ आना जाना होता है, इतने खड्डे हैं, पानी है, पानी के छींटे पड़ते हैं और कई बार स्कूटर वाले गिर जाते हैं, उनके कपड़े भीग जाते हैं। और ये पानी इस साइड से दूसरी साइड भी चला जाता है। दूसरी साइड से जो गाड़ी स्पीड आती है, स्पीड में जो पानी होता है उनके साथ पानी उछल के फिर दूसरी साइड पड़ता है, वो लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं और गाड़ी भी जहाँ रोज आना जाना गाड़ी भी टूटती है, तो नुकसान तो है आम लोगों का। यहाँ पे हंदवाड़ा के कुरूर में पानी की किल्लत खत्म करने के लिए एक नया वाटर पंप शुरू किया गया। इसका इफ्तिताह असिस्टेंट इंजीनियर हंदवाड़ा और लंगेट के मेंबर असेंबली के PRO ने किया। इस मौके पर आसपास के गांव के सैकड़ों बाशिंदे मौजूद थे। पंप शुरू होने से कुहरू, गोलूरा, कुलतूरा, हाजी शर्त और पोहरोपेट के लोगों को पानी मिलेगा। पंप शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। कचरी और जंडबटपुरा, तो इन गाँव को जो पानी की इस वक्त कमी जा रही है और मुश्किलात हैं इनमें, इससे ये बहुत हद तक इनको रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। इस स्कीम में इस वक्त ये जो कोशिश स्टेशन है इसमें 10,000 गैलन पर आवर का पंप लगा हुआ है। वो जितना भी डिस्चार्ज इस वेल में आएगा वो सब ऊपर कारखाना में जाएगा और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए इन सब गाँव को पानी मिलेगा। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।